सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है और फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि गवर्नर्स के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मंजूरी दें, या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेज दें, या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दें, पर होल्ड ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। गवर्नर्स ने राज्य सरकार के बिल को रोक कर रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया। इससे पहले यह राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। अब वो 14 सवालों के क्या क्या जवाब आए हैं वो भी आपको देंगे, इनका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं ये 14 सवालों का क्या उत्तर मिला है और आम आदमी इनको आसान भाषा में कैसे समझे? सर देखिए, सरल सिंपल भाषा में दीपक जी कहना यह है कि अगर कोई राज्य सरकार कोई विधेयक लेकर आती है और उस राज्य के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, अगर उस विधेयक को पास नहीं करते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में जिसके मुताबिक उनको ये डायरेक्शन दी जा सके कि आप इसको कानून बनाइए, क्योंकि जब तक गवर्नर के दस्तखत नहीं होते हैं किसी भी विधेयक पर वो कानून नहीं बनता। यानी कि विधानसभा अगर कानून पारित करती भी है और गवर्नर उस पर दस्तखत नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बन सकता। तो अभी 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक तमिलनाडु के केस में एक फैसला दिया कि गवर्नर इंडेफिनिट टाइम के लिए, लंबे समय तक किसी भी विधेयक के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं और अगर बैठते हैं तो ऐसा करना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा और कोर्ट में उस राज्य सरकार को आने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा का लंबे समय तक बैठे रहेंगे, उस विधेयक को अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप डीम्ड लॉ बन जाएगा। तो इस बात को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा था कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है तो उसमें अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछे और यह कहा कि आप इन 14 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 के बजाय जो आंसर्स दिए उस आंसर्स में पहला यह कहा कि जो मैंडेटरी टाइमलाइन संविधान में नहीं है, यानी संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके मुताबिक गवर्नर कब किसी विधेयक पर दस्तखत करेंगे यह निर्धारित हो, यानी वो उनका प्रोरोगेटिव है। दूसरा, डीम्ड एसेंट की जो बात हुई कि लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं, बिल के ऊपर साइन नहीं करते हैं तो वो जो है कानून बन जाएगा, उस पर भी कहा कि कोई डीम्ड एसेंट जैसी बात जो है संविधान में नहीं है। ठीक है। तीसरी बात यह हुई कि जो संविधानिक रोल है संविधान का, जो गवर्नर का आर्टिकल 200 में, वो रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, बाईपास भी नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी द्वारा। डीम्ड एसेंट का मतलब यह हो गया ना कि समय पूरा होने पर बिल को अपने आप मंजूर नहीं माना जाएगा, यही हुआ ना? करेक्ट, यही हुआ कि इसका मतलब यह है कि अगर समय मान लीजिए गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए किसी भी समय तक और समय वो उसका पूरा नहीं होता है तो उस परिस्थिति में वो कानून नहीं बनेगा, उसका कहने का डीम्ड एसेंट का मतलब। और इसी सवाल था, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं डायरेक्ट, अगर गवर्नर जो हुआ बहुत देर तक बिल को रोक कर रखते हैं फिर क्या? ये सवाल भी था, तो इसका जवाब क्या दिया? देखिए, गवर्नर के पास 3 प्रश्न हैं, तीन ऑप्शन है। एक, या उस विधेयक को वापस करें, तो दूसरी बार अगर पुनः वही विधेयक वो विधानसभा से पारित होकर आता है तो गवर्नर को साइन करना पड़ेगा, या उसको वो अपने पास रखें और या उसको प्रेसिडेंट के लिए भेज दे, प्रेसिडेंट की समीक्षा के लिए, प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए। अच्छा, अब प्रेसिडेंट कितने दिनों में उस पर ओपिनियन देंगे ये भी कोई तय निर्धारित नहीं। अब छत्तीसगढ़ के केस में अगर आपको याद हो कि जब रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई थी तो उस समय जो इसके पहले की जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक पारित किया, वो उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, लिहाजा वो आज भी ऐसी उसी स्थिति में है। सेम चीज यहां पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही
कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्था में गवर्नर्स जो है लंबे समय तक राजनीतिक लाभ के या पॉलिटिकली कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि किसी बिल के ऊपर बैठे रहे। उन्होंने कहा ठीक। इंडिविजुअल के केस में लिमिटेड स्कोप जुडिशियल रिव्यू का है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है सर, तो मैं आपकी बात को बस संक्षेप में बता रहा हूं दर्शकों की आम उसके लिए। तो गवर्नर के पास अगर बिल आता है तो सर ने स्थिति बता दी, आप मंजूरी दें, बिल को रोकें, बिल को वापस विधानसभा को भेजें, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, यानी कि रिजर्व करना। तो ये 3 करना है। लेकिन बड़ी बात क्या है, फैसला लेना है आपको, रोक कर नहीं रखना है। एसेंट रोक बिल को चुपचाप फाइल में दबाकर आप नहीं रख सकते, रोकना है तो वापस भेज दीजिए। मतलब कुल मिला के यह है कि फैसला लीजिए, आप दबा के मत रखिए। राइट सर। और तीसरा जो एक बड़ा सवाल जो था अश्विनी जी वो बता दीजिए, बड़ा सवाल यह भी उभर रहा था कि क्या गवर्नर इस काम में मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है क्या, ये एक बड़ा सवाल था। तो इसका क्या जवाब आया सर? देखिए, गवर्नर के पास सिर्फ 3 विकल्प हैं। विधेयक पर सहमति देना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजना, ठीक, और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। इस 3 के बियॉन्ड जो है गवर्नर के पास ऐसा नहीं है कि चाहे कैबिनेट ने पारित किया हो, सर्वसम्मति से पारित हुआ हो, या वो किसी भी इसके अलावा जो संवैधानिक व्यवस्था है अनुच्छेद 200, उसमें कोई ऐसा पावर गवर्नर के पास नहीं है। तो उसी के पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो किसी ने भी पारित किया, मैं कह रहा हूं सर्वसम्मति से, गवर्नर बाउंड नहीं है उस डिसीजन को मानने के लिए। अच्छा, तो यानी कि बिल को लौटाने या राष्ट्रपति को भेजने में गवर्नर को एक तरह से डिस्क्रिशन है, यानी कि वे अपनी राय से निर्णय ले सकते हैं। राइट सर? बिल्कुल, गवर्नर ले सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी है, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉम्प्टनेस। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जितने हैं उनको ये मानना चाहिए कि वो सही समय में अपना जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट्स का जो इंटरवेंशन है वो तभी हो सकता है, जुडिशियल लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का, वो तभी डायरेक्शन दे सकते हैं जब रीजनेबल पीरियड खत्म हो जाए, लेकिन वो कमेंट नहीं करेंगे और इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे गवर्नर के डिस्क्रिशन को। अब सवाल तो बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, लेकिन समय हमारे पास क्योंकि कम है तो संक्षेप में पूछ रहा हूं। एक बड़ा सवाल जो पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि गवर्नर का फैसला क्या कोर्ट में चैलेंज हो सकता है सर? नहीं, ये गवर्नर का फैसला कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है। गवर्नर के फैसले को भी इम्यूनिटी होती है, उसी तरह से जो इम्यूनिटी गवर्नर को होती है, और खासतौर से वो फैसला जब विधेयक को लेकर के हो। लेकिन अगर गवर्नर का कोई फैसला मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है तो वो निश्चित तौर पर उसको चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि जजेस के अपॉइंटमेंट के केसेस में होता क्या है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, चाहे हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी, वो गवर्नर का ऑफिस होता है। तो पहली अपील अगर उनको हटाया जाता है, उनके सर्विस मैनुअल, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नर के यहां जाती है। लेकिन अगर गवर्नर का फैसला उलट आता है तो वो इंडिविजुअल जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, तो कुल मिला के इसी का जो अगला प्रश्न था उसका जवाब भी अश्विनी जी ने दे दिया कि आर्टिकल 361 के कारण गवर्नर क्या पूरी तरह से कोर्ट के बाहर हैं। जवाब जो आया है, पर्सनली व्यक्ति के रूप में गवर्नर पर केस तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके ऑफिस के काम पर कोर्ट नजर जरूर रख सकता है। तो इस तरह से सवाल तो वो 14 हैं, कुछ सवालों का जवाब अप्रासंगिक भी कहकर कोर्ट ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मोटा मोटा आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि इस पे कोर्ट का रुख क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, बड़ी आसान भाषा में आपने संक्षेप में दर्शकों को समझाया। धन्यवाद आपके समय के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के बीच ईडी ने समन भेजने के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि फर्जी समन असली ईडी नोटिस की तरह दिखते हैं, जिससे आम लोगों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ईडी ने समन की प्रामाणिकता, जो ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, उसको जांचने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब ईडी की ओर से जारी किए गए समन सिस्टम जनरेटेड होंगे, जिसमें एक क्यूआर कोड, एक यूनिक पासकोड शामिल होगा। यानी जिसे सम्मन मिलेगा उसकी सत्यता
वो क्यूआर कोड स्कैन करके या ईडी की वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप खुदा ना खास्ता समन आने वाली कोई स्थिति किसी के साथ होती है तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, आप क्यूआर कोड के जरिए उसकी ऑथेंटिसिटी जांच सकते हैं, या वेबसाइट पर भी जाइए आप ईडी की, वहां आप क्रॉस चेक कर लीजिए। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि वो किसी भी प्रकार की डिजिटल या ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करता। तो ये बार बार जो दोहराते रहती है हमारी एजेंसियां जागरूकता के लिए, एक बार फिर दोहराया गया है और हम भी आपकी जानकारी के लिए इसको फिर से दोहरा देते हैं कि कोई भी एजेंसी जो है वो किसी भी प्रकार की डिजिटल या ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करती। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, कानून की किसी किताब में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह एक बार फिर से दी गई।